अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज मैं वाइट बोर्ड पे लेक्चर डिलीवर नहीं कर सका और मुझे वार्ड जल्दी आना पड़ा, तो मैंने सोचा यहाँ आप लोगों को वीडियो बना के ही अपलोड करके अस्थमा के बारे में बता देता हूँ। बेसिकली इंफॉर्मेशन है जो मैंने आप लोगों तक पहुँचानी। बुक आप लोग खुद पढ़ लेते हैं, मैंने बुक वाली कोई चीज़ नहीं पढ़ानी। और बुक जो रिकमेंडेड है आप लोगों के लिए वो है डेविडसन। डेविडसन और की टू यूएचएस को आप साथ रख लें और इन दो को चलें और आपका प्रॉफ जो है वो अच्छे मार्क्स से पास हो जाएगा। ये बीडीएस के लिए भी और डीपीटी के लिए भी और एमबीबीएस के स्टूडेंट और एमआईटी के स्टूडेंट के लिए लेक्चर। अस्थमा बेसिकली इज़ अ नैरोइंग ऑफ एयरवे। मैंने एयरवे की आप लोगों को यहाँ पिक्चर बनाई, वो भी शेयर करता हूँ। यहाँ एयरवे जो था वो ऐसे नैरो हो गई बिल्कुल। क्यों हुआ कि जो मसल थे ब्रोंक्योल्स के या इनके सेकेंडरी ब्रोंकस, इनके जो एयरवे रेस्पिरेटरी एयरवे है, इनके मसल जो स्मूथ मसल हैं उनका हाइपरप्लेजिया होता है, इन्फ्लेमेशन होती है। बेसिकली ट्रिगरिंग इंटरल्यूकिन सिक्रीट होते हैं जो कि एलर्जेन होते हैं, वो एयरवे को बंद कर देते हैं। और ये अगर ट्रिगर हटा लिया जाए तो ये एयरवे खुल जाता है या ट्रीटमेंट के साथ। तो इसलिए हम अस्थमा को जो है वो रिवर्सिबल कहते हैं। अस्थमा इज़ अ रिवर्सिबल डिजीज। लेकिन सीओपीडी इसका एक बहुत ही बड़ा डीडी है जो मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा भी जाता है। और अस्थमा और सीओपीडी बोथ आर ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज। मैंने पहले लेक्चर में ही आप लोगों को बताया था कि ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ और रिस्ट्रिक्टिव डिजीज़ कौन कौन सी हैं, और वो आप पढ़ रहे हैं। अब सीओपीडी ऑब्स्ट्रक्टिव, सीओपीडी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ है, उसमें क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस भी आता है और एम्फेसेमा भी आता है। जो ब्रोंकियल अस्थमा है ये भी ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ है। लेकिन सीओपीडी में गॉबलेट सेल हाइपरप्लेजिया होता है और म्यूकस क्रिएट करते हैं। वो म्यूकस एयरवे को बंद कर देती है जिसकी वजह शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, प्रोटेक्ट है। अस्थमा में ऐसा मैकेनिज्म ही नहीं। अस्थमा में बेसिकली नैरोइंग हो रही है, अगर इंशन हो म्यूकस आ सकती है थोड़ी बहुत, अदरवाइज हमेशा अस्थमा में ड्राई कफ होती है। तो ये जो पहला मेरा क्लिप है, मैं इसमें इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ ब्रोंकियल अस्थमा का और सीओपीडी का, उसका क्योंकि बड़ा डीडी है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस है। आपने फाइनल ईयर में डायग्नोसिस अगर कर ले, सिनेरियो की डायग्नोसिस बना लेते हैं, आगे इन्वेस्टिगेशन मैनेजमेंट कोई मुश्किल नहीं है, वो तो बहुत आसान होती है। पूरे रेस्पिरेटरी में एक्सरे करवाना है आपने, पूरे रेस्पिरेटरी में आपने फंक्शन करवाने हैं, पूरे एक्सपिरेटरी में आपने जो है वो मैक्रोबियोलॉजी करवानी होती है, और पूरे ही रेस्पिरेटरी में आपने सीटी स्कैन करवाना होता है। तो इन्वेस्टिगेशन तो सारी एक हो गई, और ट्रीटमेंट भी तकरीबन ब्रोंकोडायलेटर, स्टीरॉयड्स यही चलते हैं रेस्पो में, और तो कुछ नहीं होता। तो मेन जो काम है वो है डिफरेंशियल डायग्नोसिस, कि आप लोग पिक कैसे करें, हिस्ट्री कैसे लें। अब मैं अस्थमा के बारे में डीडी जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, नंबर 1 अस्थमा की जो है वो सीओपीडी है, ठीक है। और फिर ब्रोंकिएक्टेसिस है, फिर एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस है जो कि अस्थमा की कॉम्प्लिकेशन है। उसमें एलर्जिक जो एस्परजिलोमा है, फंगल इन्फेक्शन है, वो हो जाता है। और इसी तरह ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ जो है वो अस्थमा में और तो नहीं है खैर, लेकिन जो कार्डियक डिजीज़ है पल्मोनरी एडिमा, वो भी कार्डियक अस्थमा जिसको बोलते हैं, वो भी अस्थमा की तरह प्रेजेंट करता है। अस्थमा में हमेशा जो है वो रिवर्सिबिलिटी होती है। अस्थमा इज़ अ रिवर्सिबल डिजीज़, सीओपीडी इज़ अ इरिवर्सिबल डिजीज़। और अस्थमा जो है वो चाइल्डहुड भी हो सकता है, किसी भी एज में हो सकता है। और सीओपीडी 35 के बाद होती है। सीओपीडी की एक मेन बात है, पेशेंट हमेशा स्मोकर होगा। अस्थमा में स्मोकर हो या ना हो, नो इशू। सीओपीडी में हमेशा स्मोकर होगा और 10 साल 15 साल की स्मोकिंग की हिस्ट्री होगी। और सीओपीडी में हमेशा प्रोडक्टिव हो, अस्थमा में ज़रूरी नहीं है। और सीओपीडी परसिस्टेंट होगी, चल रही है, बस सांस का मसला है, इनहेलर इस्तेमाल कर रहा है पेशेंट। लेकिन अस्थमा इज़ अ रिवर्सिबल डिजीज, अस्थमा इज़ अ एपिसोडिक। आएंगे एपिसोड फिर चला जाएगा, फिर एपिसोड आएंगे फिर चला जाएगा। और अस्थमा इज़ अ
in asthma there is a seasonal variation. सीजनल वेरिएशंस क्या है? सीजनल अस्थमा को सीजनल कहते हैं कि अस्थमा जो है वो ख़ास मौसम में आता है, जैसे कि गर्मियों के मौसम में ज़्यादा आ सकता है या फिर स्प्रिंग में ज़्यादा आ सकता है। विंटर में सीओपीडी के अटैक्स ज़्यादा आ सकते हैं, लेकिन इसमें सीओपीडी में कोई सीजनल की ज़रूरत नहीं होती। जैसे थ्रेशर सीज़न है उसमें अस्थमा ज़्यादा होता है, तो जो अस्थमा है इसमें वो कहेगा मुझे फ़लाँ सीज़न में ज़्यादा होता है, पेशेंट बोलेगा। लिखा हुआ होगा सिनेरियो में कि सीज़नल वेरिएशन है। और मेन चीज़ डायर्नल वेरिएशन, अस्थमा में डायर्नल वेरिएशन होते हैं और सीओपीडी में कोई डायर्नल वेरिएशन नहीं होते हैं। डे नाइट एक जैसा चल रहा होता है, लेकिन अस्थमा अर्ली मॉर्निंग, नाइट और अर्ली मॉर्निंग ज़्यादा डायर्नल वेरिएशन, जैसे मॉर्निंग के टाइम ज़्यादा सिम्टम्स होती है और नाइट के टाइम भी ज़्यादा सिम्टम होती हैं, लेकिन डे टाइम पेशेंट बेटर हो जाता है। लेकिन सीओपीडी वाला सारा दिन सारी नाइट एक जैसा होता है। परसिस्टेंट सीओपीडी और परसिस्टेंट शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, वो इनहेलर इस्तेमाल कर रहा होता है। तो मैं कहने का ये मतलब था, अस्थमा इज़ एलर्जिक, कोई इंटरल्यूकिन सेक्रेट होते हैं, एलर्जी होती है। अस्थमा के और टाइप्स भी हैं। एक्सरसाइज इंड्यूस अस्थमा होता है, पेशेंट एक्सरसाइज कर रहा है तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाता है। ऑक्यूपेशनल अस्थमा होता है कि किसी खास ऑक्यूपेशन पे है वहाँ को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो गया, ऑक्यूपेशनल अस्थमा उसको बोलते हैं। इसी तरह पेशेंट को जो है वो एस्प्रीन इंड्यूस अस्थमा हो जाता है। एस्प्रीन लेता है उसके बाद उसकी जो है एयरवे नर्विंग हो जाती है, एस्प्रीन कंट्राइंडिकेटेड होती है। और फिर जो है वो आपके इसके जो बीटा ब्लॉकर और ड्रग्स भी हैं, मैं बताऊंगा, जो अस्थमा में नहीं देनी होती पेशेंट को। इसके अलावा जो जो फीमेल होती हैं उनको पीरियड्स के दौरान शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, इसको कटिमिनल अस्थमा कहते हैं। और अस्थमा और हिस्टेरिकल अटैक एक जैसे होते हैं, लेकिन अस्थमा में जो आपको हिस्ट्री में मिलेगा वो वीज़ लाजमी होती है। वीज़ का मतलब होता है म्यूज़िकल साउंड, जो सीटियों की आवाज़ आ रही होती है छाती से, सीटियों की आवाज़, अस्थमा की है, सीओपीडी की है। और जो मैं इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस एक और बता रहा था, पल्मोनरी एडिमा, उसमें भी वीज़ होती है, कार्डियक अस्थमा। लेकिन पल्मोनरी एडिमा की टिपिकल हिस्ट्री होती है, वो लेट नहीं सकते। सीवियर अस्थमा वाला भी लेट नहीं सकता, क्योंकि उसकी जो है वो ग्रेविटी इफेक्ट जो डायाफ्राम का है वो इफेक्ट होता है, तो वो भी बैठ जाता है। इसलिए तो उसको डिफ्रेंशिएट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है हमारे लिए कि, लेकिन कार्डियक हिस्ट्री होती है, कोई इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ की हिस्ट्री होती है, डायबिटीज़ की हिस्ट्री होती है, हाइपरटेंशन की हिस्ट्री होती है, तब हम पल्मोनरी एडिमा को जो है वो। अब अस्थमा की डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आपने सीओपीडी रखना है, पल्मोनरी एडिमा रखना है हार्ट फेलियर की वजह से जो होता है। इसी तरह आपने ब्रोंकियोटेसिस को रखना है। ब्रोंकियोटेसिस की एक ख़ास बात होती है, उसमें कोपियस अमाउंट ऑफ ये जो है स्पूटम प्रोड्यूस होता है। ये मैं बार बार बताता रहूँगा पूरे रेस्पिरेटरी में कि बहुत ज़्यादा अगर सिक्रीशंस हैं तो ये आप समझें ब्रोंकियोटेसिस है। और उसकी पोस्चरल ड्रेनेज होता है, वो सब कहता है मैं राइट साइड पे जब लेटता हूँ तो ज़्यादा होता है मेरा। तो ये पोस्चरल ड्रेनेज, अगर ये वर्ड आ गए और कोपियस अमाउंट आ जाए तो ये आपने ब्रोंकियोटेसिस को टिक करना है और ये उठाना है सिनेरियो में, क्योंकि फाइनल ईयर में डायग्नोसिस मेन चीज़ होती है। और फिर इन्वेस्टिगेशन मैनेजमेंट आसान है। अब मैंने एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस, उसके जो है वो छिलके नुमा चीज़ें जो है वो उसके स्पुटम में आती हैं, वो फंगल के जो है वो सर्कल, वाइट इन सर्कल्स आते हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा। एबीपी वो बेसिकली कॉम्प्लिकेशन ऑफ अस्थमा है। अस्थमा ठीक ना हो रहा हो तो फिर हम सोचते हैं कि इसको एबीपीए ना हो, एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस। तो ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस बताई मैंने, और उनको इन्वेस्टिगेशन से पहले हिस्ट्री पे आपने कैसे अस्थमा बनाना है, तो ये चीज़ें डिस्कस की। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को अस्थमा की इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।